संवाद के इस शानदार सफर को रफ्तार दीजिएगा। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर न्यूज 18 इंडिया चौपाल में। अब वक्त है उस शख्सियत से बात करने का जिसकी उड़ान के इंतजार में बहुत लोग हैं। स्वागत करेंगे कांग्रेस नेता सचिन पायलट का। स्वागत सचिन जी आपका। थैंक यू किशोर। तो ये पायलट कब उड़ेगा? मैं तो उड़ ही रहा हूं जब से मौका मिला है। उड़ान बरकरार है और आसमान बहुत ऊंचा है, बहुत लंबा है, लेकिन चीरेंगे, आगे और जाएंगे। थोड़ी बीच में आपने इमरजेंसी लैंडिंग कर ली थी। ऐसा है, जब इतना बड़ा कोई जहाज उड़ाता है तो बीच में कभी बादल भी आते हैं, चील कौवे भी आते हैं, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे करना पड़ता है। टर्बुलेंस था। लेकिन टर्बुलेंस तो हर जगह आती रहती है। हाँ। बट अगर चालक समझदार है, इंजन बढ़िया है और फ्लाइट पाथ क्लियर है तो बहुत लंबी समय तक दिक्कत रहती नहीं है। फिर अपने साथियों को सीट बेल्ट बनवा के रखी है ना आपने इस हिलते? आप ये सारी बात पहले में क्यों करो? आप साफ साफ पूछो, मैं साफ साफ जवाब देता हूं। क्योंकि कई लोग छोड़ छोड़ के इधर जा रहे हैं, कोई टीएमसी जा रहा है, कोई कहां जा रहा है, वो कब रुकेगा? देखिए, पॉलिटिक्स में हर इंसान को ये इंडिपेंडेंस होती है कि वो किस विचारधारा में, किस दल में, किस पार्टी में रहकर काम करेगा। और अगर वो व्यक्ति कंफर्टेबल है उस पार्टी या दल को ज्वाइन करने छोड़ने में, तो उनका व्यक्तिगत निर्णय है। लेकिन मुझे लगता है कि पब्लिक और मतदाता बहुत गंभीरता से देखते रहते हैं कि कौन व्यक्ति किस समय क्या कर रहा है, क्योंकि हम क्या कहते हैं, हमारा स्टैंड क्या है, हमारी वैचारिक सोच क्या है, हमारे कदम क्या है, हमारा व्यक्तित्व क्या है, हमारे कमिटमेंट्स क्या हैं, ये तो हम जानते हैं और पब्लिक भी जानती है। उसके बाद उसमें कुछ तब्दीली होती है, आप उसको जस्टिफाई कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, ये पब्लिक पे डिपेंड करता है। और वो जो चेंज और मूव आप जो कह रहे हैं, वो जनता जनार्दन के गले उतरता है नहीं उतरता, वो चुनाव में पता पड़ जाता है सबको। तो ये तो अब चलता है, राजनीति में आना जाना लगा रहता है। आप ममता जी को नेता मानने को तैयार हैं अगर वो यूपीए की नेता हो जाती हैं? हालांकि वो तो कह रही है यूपीए है ही नहीं। देखिए, उन्होंने जो कहा, मैंने सुना उनका स्टेटमेंट, वो वास्तविकता से परे है। क्योंकि यूपीए का गठन बहुत पहले हुआ था, कोई मेंबर गए, कोई जुड़े, लेकिन यूपीए है और मजबूत है। और ममता बनर्जी एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं, उनको कौन रिगार्ड नहीं करता है। लेकिन मैं समझता हूं कि आज उनकी भी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी, सबकी जिम्मेदारी है कि आज जो 7 साल से सरकार दिल्ली में केंद्र में है, उसका बेहतर विकल्प हम कैसे तैयार करें। क्योंकि जनता आज परेशान है। वो कह रही है आप लोग लड़ नहीं रहे ना, वो कह रही है आप लोग तो लड़ नहीं रहे तो हम ही लड़ लेते हैं। ये उनका आकलन हो सकता है, लेकिन ये कहना कि यूपीए नहीं है, ये मैं समझता हूं बहुत गलत है। यूपीए है, मजबूत है, इसको और हम मजबूत कैसे कर सकते हैं, हमें अपना ध्यान, अपना समय, अपनी एनर्जी उसमें निवेश करना चाहिए कि हम बेहतर विकल्प कैसे तैयार कर सकते हैं। लेकिन हम आपस में ही खिंचाव बना कर रखें और अपने मतभेदों को उजागर करते रहें, अपनों को कोसते रहें, उससे बहुत ज़्यादा लाभ मुझे लगता है नहीं होगा। क्योंकि देश की राजनीति अलग है, एक प्रदेश की राजनीति अलग हो सकती है, लेकिन राष्ट्र की जो राजनीति है, चुनाव में 2.5-3 साल बचे हैं, रूपरेखा तैयार करनी है, मुद्दों पर लोगों को घेरना है, सरकार को आईना दिखाना है, उसके लिए सब लोगों को साथ आना पड़ेगा। ये तेरा मेरा हम करते रहेंगे और मेरा तुम छीन लो, तुम्हारा मैं छीन लूं, इसमें अपनी एनर्जी जाहिर करने का मैं समझता हूं बहुत ज़्यादा लाभ नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि जो विकल्प देश की राजनीति में बीजेपी के सामने खड़ा करना होगा वो कांग्रेस के बिना नहीं हो सकता? मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, और ये एक वास्तविकता है, आंकड़े हमारे सामने हैं कि बहुत बड़ा ये देश है। और मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि पिछले कुछ सालों से कांग्रेस पार्टी को जितनी हमको उम्मीद थी उतनी हमें सफलता नहीं मिली है। लेकिन ये बात भी सच है कि
जितनी ज़्यादा वोट कांग्रेस पार्टी को मिली हैं, हमारी पार्टी का जो नेटवर्क है, जो प्रेजेंस है, जो हर राज्य में हम सत्ता में विपक्ष में हो, लेकिन पॉलिटिकल प्रेजेंस, पॉलिटिकल डिटर्मिनेशन और एक पैन इंडिया लेवल पर अगर कोई विकल्प तैयार हो सकता है या जो एक चुनौती भाजपा को दे सकता है और फतेह कर सकता है, वो कांग्रेस है। और बड़ी विनम्रता से जो बाकी सहयोगी दल हैं उन सबको हम मान सम्मान के साथ रखकर लड़ेंगे, तभी अपने मुकाम तक पहुंचेंगे। अगर हम इसी काम में लगे रहें कि तुम छोटे मैं बड़ा, तुम हटो मैं रखूंगा, तो फिर हम अपना जो लक्ष्य है उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। लीड कौन करेगा उससे फर्क नहीं पड़ता। लीड तो पूरा यूपीए कर रहा है और यूपी के चेयरपर्सन हैं, हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। अगर किसी को कोई सुझाव देना है, कुछ अच्छा सकारात्मक एडिशन करना है, उसका सब स्वागत करते हैं। लेकिन किसी को बिल्कुल आप दरकिनार कर दें तो फिर लोगों के जहन में सवाल उठता है कि भाई आपकी बड़ी फाइट तो वो है, आप इसमें फंसकर क्या साबित करना चाह रहे हो। और अंत में इस मनमुटाव का या जो टकराव की स्थिति पैदा हो रही है, इसका अंत में लाभ किसको मिलेगा। तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के शासन को 7 साल हो गए और बहुत से वादे करे गए, आप लंबी फेस्ट आप जानते हैं। अब जवाबदेही तय करने के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए, लोगों को लगे कि भाई 7 साल में विपक्ष मजबूत है और इन मुद्दों पर विफलता साबित हो चुकी है, तो बेहतर विकल्प तैयार करने के लिए मैं समझता हूं सबको साथ आना चाहिए। और अनेकों ऐसे प्रदेश हैं जहां कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प नहीं है, फिर भी मैं मानता हूं कि हम लोगों को जो सहयोगी दल हैं उनके साथ और विमर्श कर एक बेहतर रणनीति बनानी पड़ेगी और उसके लिए समय अब आ चुका है, उस पर हम काम भी कर रहे हैं। तो अब 21 नवंबर को ये मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया राजस्थान में, आपके समर्थक भी कुछ मंत्री बना दिए गए, अब आप खुश हैं? कौन किसका समर्थक है ये हमारे यहाँ महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये बात सच है कि पिछले 2 साल से राजस्थान के कैबिनेट में एक भी दलित मंत्री नहीं था। अब हमें लगता है कि जो सरकार बनती है उसमें सबकी भागीदारी होनी चाहिए, उसमें सामाजिक भौगोलिक एक बैलेंस होना चाहिए। तो 2 साल तक अगर कोई दलित मंत्री नहीं है तो हमें लगा उसको ठीक करना चाहिए। मुझे खुशी है कि कांग्रेस लीडरशिप ने, आज मुझे फक्र है कि 70 साल में पहली बार राजस्थान की कैबिनेट में 4 दलित कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं। आदिवासी लोग आए हैं, अल्पसंख्यक आए हैं, महिलाएं आई हैं, किसान आए हैं, नौजवान आए हैं, तो एक संतुलन बना है। और इतना बड़ा प्रदेश, आपको शायद जानकारी में नहीं किशोर, देश का सबसे बड़ा राज्य भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान है। इतने बड़े राजस्थान में इतने सारे समाज हैं, जिले हैं, उन सबको बैलेंस कर ताकि कार्यकर्ता को लगे कि ये सरकार जो मैंने बनाई है खून पसीना बहा के, इसमें मेरी भूमिका है, मेरी पूछ है। पद मत भी दो आप, पद की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मान सम्मान इज्जत समर्थन, उसको लगे कि मैंने धूप में खड़ा हुआ, बारिश में रहा, लाठियां खाई, गोलियां खाई, धरने किए, प्रदर्शन किए, भूख हड़ताल करी, घेराव किया, सब कुछ करने के बाद सरकार मैंने बनाई। और 2013 में जब हम सरकार में थे, चुनाव हुए थे, उस समय हम 200 विधानसभा सीटों में सिर्फ 20 पे रह गए थे। उस सफर में जिन लोगों ने पार्टी का झंडा बुलंद किया, उन लोगों को अगर हम मान सम्मान देते हैं तो उसमें मैं समझता हूं पार्टी का हित है। और इन सारे मुद्दों को लेकर चर्चा मैंने 1.5 साल पहले करी थी, एक कमेटी बनी, धीरे धीरे काम हुआ, कुछ देरी जरूर हुई, लेकिन अब मुझे लगता है कि हम सही रास्ते पर आ गए हैं। एक स्वागत योग्य कदम उठाया गया है, अब संगठन में और बदलाव हुए हैं। तो पार्टी और सरकार अगर मिलकर काम करेंगे तो किशोर जी, जो पिछले 30 साल से नहीं हो पा रहा राजस्थान के अंदर, कि 5 साल तो कांग्रेस सरकार, फिर 5 साल बीजेपी सरकार, ये चलता रहता है, पिछले 30 साल से चल रहा है। तो हम चाहते हैं इस परिपाटी को खत्म करें। 23 में जब चुनाव हो दिसंबर में, तो पुनः कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद जनता का मिले, इस दृष्टिकोण से हम लोग काम कर रहे हैं और उसमें हम कामयाब होंगे। तो यानी अब 2023 तक तो कोई नाराजगी नहीं रहेगी आपकी? नाराजगी किसी से हो भी नहीं सकती है, मेरी नाराजगी किसी व्यक्ति से नहीं है। मैं तो इतना चाहता हूं कि भाई, फिर कह रहा हूं मैं आपको, कि सब लोगों को लगे कि हम स्टेक होल्डर हैं। सब मंत्री नहीं बन सकते हैं और बनना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो ना, शासन में, प्रशासन में, गवर्नेंस में, पॉलिसी मेकिंग में। पार्टी कार्यकर्ता जो हमारे से सिंपैथी रखते हैं, जिन्होंने जेब से पैसे खर्च किए हैं, जिन्होंने वसुंधरा जी की सरकार में अपने ऊपर केस उन्होंने झेले हैं, जिनके परिवार को नुकसान हुआ है, उन सबको लगना चाहिए साहब सरकार हमारी बनी है, अब किसानों की, नौजवानों की बात होगी। तो ये इस मंत्री तो सारे नहीं बन सकते, लेकिन मुख्यमंत्री तो एक बनेगा। अब 2023 में फिर वही सवाल आएगा, फिर आप यही कहेंगे कि वो आगे चुनी जाने के बाद, सरकार के बाद लेजिस्लेटर तय करेंगे कि आप चेहरा लेकर नहीं जाएंगे? राजस्थान कांग्रेस का मैं लगभग 7 साल तक अध्यक्ष रहा। हाँ। 2018 में चुनाव हुए, उस समय माना कि आप मुख्यमंत्री बनेंगे? नहीं, उस समय कांग्रेस पार्टी ने बड़े स्पष्ट निर्णय लिया था कि हम कलेक्टिव लीडरशिप से चुनाव लड़ेंगे और चुनाव होने के बाद निर्णय लिया जाएगा।
तो मैं समझता हूं 23 में जब चुनाव होंगे या बाद में होंगे, ये पॉलिसी पार्टी की है कि हम कोई बहुत पहले से डिक्लेयर नहीं करते हैं कि सीएम कौन बनेगा, वो विधायकगण चुनते हैं भी किसको नेता बनना है। तो हमारा उद्देश्य है सरकार कैसे बने। नहीं, पर और फिर पार्टी की तो ये भी पॉलिसी रही है कि जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है उसके चेहरे के साथ जाते हैं, तो फिर अशोक गहलोत जी के साथ जाएंगे। मैंने कहा ना, कोई डिक्लेयर पहले नहीं करता है, और ऐसे कई उदाहरण हैं जो पहले रहे नहीं बने, कई बार ना रहते हुए बन जाते हैं। तो ये तो सब पार्टी का निर्णय है, विधायकों पर डिपेंड करेगा। लेकिन मुद्दा ये है कि हम अगली बार चुनाव कैसे, अगली बार पिछले सालों 6 चुनाव हो गए हैं, हमेशा हम सरकार में रहते हैं, चुनाव में जाते हैं, हार जाते हैं और बुरी तरह हारते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि हम 150 सीटों से 50 पे रह गए, फिर हम 100 जीते, फिर 20 पे रह गए, आज फिर हम 107 हैं, फिर आगे दोबारा जीतने के लिए वी हैव टू डू समथिंग पॉजिटिव, ताकि लोगों को लगे कि हम लोग आगे उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मतलब जैसे पहले जाते हैं चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा लेकर, जो सिटिंग मुख्यमंत्री होता है तो हार जाते हैं, तो इस बार सिटिंग मुख्यमंत्री का चेहरा लेकर ना जाएं। चेहरे सभी के सामने होंगे। हाँ। और आप जो मुझसे कहलवाना चाह रहे हो, मैं बोलूंगा नहीं, मैं जानता हूं। हाँ। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं कि अभी सब तो यही मान रहे थे कि आप बनेंगे मुख्यमंत्री, पिछली बार जब अध्यक्ष बन के। भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है आपको नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। तो वर्तमान में हम लोग अपना काम देखें, अपनी तपस्या मेहनत करते रहें। और देखो, मेरा ऐसा मानना है, भाग्य में जो लिखा है ना, किस्मत में लिखा है जो, उसे तो कोई छीन नहीं सकता, और जो नहीं लिखा है उसे कोई दे नहीं सकता। तो अपना काम करते रहो, और जो होगा सो होगा, बढ़िया, उसमें क्या दिक्कत है। बट एक मन में संतोष होना चाहिए कि भाई जिनके लिए मैं लड़ रहा हूं, जिनके संघर्ष हमने किए, जो वादे पब्लिक से हमने किए हैं, उनको हम जल्द पूरा करें, ताकि जब दोबारा मैदान में जाएं तो सीना चौड़ा कर जाएं और दोबारा लोगों का आशीर्वाद मांगे। और ऐसा नहीं है कि सरकार रिपीट नहीं होती है, कांग्रेस गवर्नमेंट बहुत जगह रिपीट हुई है। असम में 3 बार रिपीट हुई, दिल्ली में 3 बार रिपीट हुई, हरियाणा में हुई, आंध्र प्रदेश में हुई। तो राजस्थान को देश के बाहर का ऐसा थोड़ी ना है, यहां भी रिपीट हो सकती है। लेकिन हमें सोचना पड़ेगा हम और आगे क्या करें, ताकि लोगों का जो स्नेह और सानिध्य है और बेहतर प्राप्त कर सकें। क्योंकि उपचुनाव के जब रिजल्ट्स आए ना अभी, उससे पहले तक ये था कि जैसे पंजाब में हुआ कि चीफ मिनिस्टर चेंज कर दिया, ऐसे यहाँ पे हो जाएगा, आपको बना देंगे जब तक चुनाव आएंगे। और वो उपचुनाव के रिजल्ट ऐसे आए कि अशोक गहलोत जी और मजबूत हो गए। नहीं भाई, चुनाव पार्टी लड़ती है, कोई एक मैं तो अकेला लड़ता नहीं हूँ, या सिर्फ सीएम लड़ते हैं, पूरे संगठन लड़ती है, पूरे कार्यकर्ता नेता लड़ते हैं। और आप देखिए, अब तक जितने उपचुनाव हुए हैं उसमें अधिकांश में कांग्रेस पार्टी जीती है, क्योंकि सबने मिलकर चुनाव लड़ा है। और कोई भी एक व्यक्ति कितना बड़ा नेता हो, ये गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए कि मेरे दम पर ही हम चुनाव जीतते हैं। इसलिए मिलकर लड़ते हैं, पब्लिक में एक मैसेज जाता है, तब ये लोग हमको वोट देते हैं। इसलिए कब क्या होगा मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि हम सही दिशा पर निकले हुए हैं, सही निर्णय अब लिए जा रहे हैं। और 2023 में अगर हम चुनाव जीतेंगे, तभी मैं समझता हूं कि जो 24 में लोकसभा चुनाव होंगे, क्योंकि मत भूलिए पिछले 2 बार से राजस्थान में जब भी चुनाव लोकसभा के हुए, हम लोग 25 में से एक भी सीट नहीं जीत पाए, 2014 में, 2019 में। तो इसलिए 2023 का चुनाव जीतना बहुत जरूरी है, ताकि 2024 में एक अच्छी संख्या वहां से कांग्रेस के सांसदों की लोकसभा में जाए। अभी सारा जोर पार्टी का यूपी में लगा हुआ है, प्रियंका जी लगी हुई हैं, वहां समाजवादी पार्टी से गठबंधन करना चाहिए आपकी नजर में? अब बातें बहुत आगे निकल चुकी हैं, अब नहीं होगा। मुझे लगता है कि अब हमने तो एक डिक्लेयर किया है, और पहली बार किया है कि हम सारी सीट लड़ेंगे और 40% टिकट महिलाओं को देंगे। और जिस ताकत और जिस ऊर्जा से पार्टी अपनी सब कुछ उस राज्य में लगा रही है, प्रियंका जी उसका नेतृत्व कर रही हैं, मुझे लगता है माहौल में बदलाव है। और सच पूछो तो सपा बसपा सब लोगों को लोग टेस्ट कर चुके हैं, और आज कोई कितना भी भाषण दे, सच ये है कि कांग्रेस एक बेहतर विकल्प बनने की कोशिश कर रही है। और हर मुद्दे पर, चाहे दलितों का मुद्दा हो, चाहे महिला उत्पीड़न का मुद्दा हो, कांग्रेस मुखर होकर विरोध करती है। यूपी सरकार में पिछले 1.5 साल में अगर कहीं विरोध हुआ है, कहीं उनके टोका टाकी हुई है, तो प्रियंका जी ने करी है, राहुल गांधी ने करी है, कांग्रेस ने करी है। कहां थी बसपा और कहां थी सपा? ऐसा कोई सर्वे तो आ नहीं रहा, कोई ऐसा आकलन आ नहीं रहा कि आप वहां सरकार बनाने के करीब पहुंचेंगे। वहां तो बस ये है कि थोड़ी सी साख बच जाए। बात साख की नहीं है, बात सिद्धांत की है। हमने कहा कि वहां यूपी को एक इस सरकार से निजात चाहिए, और जो वहां पे गुंडा राज चला है वो सबने देखा है, जो लाशें बही हैं नदियों के अंदर, सबने देखा है। तो अब प्रचार कुछ भी करें, प्रसार कुछ भी करें, लेकिन वहां पर पूरी ताकत से कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। मैं बहुत बड़े क्लेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि आज माहौल हमारे पक्ष में बन रहा है, और कोई भी मेहनत व्यर्थ नहीं जाती है। अगर आप मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, तो उसका फल एंड में मिलेगा। कांग्रेस को नया अध्यक्ष कब मिलेगा? कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक शेड्यूल बनाया है, मार्च 2022 तक हमारी मेंबरशिप पूरी हो जाएगी,
और फिर चुनाव का क्रम चलेगा, ब्लॉक, जिला, प्रदेश और AICC के चुनाव भी होंगे, और मेरे ख्याल अगले 7-8 महीने के अंदर अंदर पूरी चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, और ये एक डिक्लेयर्ड इलेक्शन शेड्यूल कांग्रेस पार्टी ने अनाउंस कर चुकी है। तो अब आप अपनी नजर से बताइए, कांग्रेस का कायाकल्प क्यों नहीं हो पा रहा? अगर ये जो इतनी बार बार हम वेट करते हैं कि आपकी उड़ान की बात हमने की, कांग्रेस की उड़ान कब होगी और क्यों नहीं हो रही? ये बात सच है कि 2014 और 2019 में हम 2 चुनाव हारे हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि हम 2004 और 2009 में लगातार 2 चुनाव जीते भी थे। तो हार जीत तो एक सिक्के के 2 पहलू हैं, और सच पूछो तो मुझे, हम हार जाएं जीत जाएं ठीक है, पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हम अपनी आवाज़ को बुलंद बनाए रखें, हम संघर्ष करते रहें, जनता के अंदर अपनी जगह, लोगों के दिल और दिमाग में अपनी जगह बनाए रखना एक पॉलिटिकल पार्टी, एक पॉलिटिकल नेता के लिए बहुत ज़रूरी है, और उसमें हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारा मानना यह है कि अब जनता भी समझ गई है कि 7 साल का जो शासन रहा, क्या किया, क्या वादे किए थे। शासन में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, कुछ तो अच्छा दिखा होगा। नहीं, अच्छे बुरे की बात नहीं, आपने जो कहा हमने तो नहीं कहा, मैंने तो नहीं कहा भाजपा के साथियों कि आप अनाउंस कर दो कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख खाते में डालेंगे, किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। आप बोल तो ये रहे, आप जब विपक्ष में थे आपने GST का विरोध किया, आपने आधार का विरोध किया, आपने अमेरिका के साथ डील का विरोध किया। 2019 का चुनाव हो गया, वो आप हार गए। नहीं, 19 के बाद की बात है भाई, मैं बता रहा हूं आपको ना, 19 के बाद आपने कृषि कानून बनाए, क्यों बनाए किसी को पता नहीं, वापस क्यों लिए किसी को पता नहीं, संसद में चर्चा नहीं करते, आंकड़े आप छुपा के रखते हो, कोरोना से कितनी मौतें किसी को पता नहीं, नोटबंदी में जमा कितने पैसे बैंक में अभी तक पता है, अभी गिनी रहे पैसों को अभी तक। ये मुझे बताइए, सरकार की एक जवाबदेही होती है ना, नोटबंदी में जो पैसे जमा हुए आज तक पता है कि कितने पैसे जमा हुए हैं, आपने कितनी मौतें हुई कोरोना पता नहीं, जब लॉकडाउन हुआ था कितने श्रमिक गए अपने अपने गाँव में, कितनों के रोजगार गए, कितनों की जाने गई, कोई आंकड़ा नहीं है। तो आप आंकड़े बताते नहीं हैं, आप पारदर्शिता से काम करते नहीं हैं, आप बस वादे करते रहे, मेकअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, फिट इंडिया, मैन्युफैक्चर इंडिया, योगा इंडिया, मतलब इतने नारे, इतने वादे और ढाक के 3 पात। चलिए आखिरी सवाल, 1 सेकंड, हाँ, आप मत भूलिए जो हंगर इंडेक्स है उस पे हिंदुस्तान का अंक नीचे आ रहा है। आज पेट्रोल डीजल देसी घी से महंगा हो गया, गैस का सिलेंडर 1000 रुपए का है, और कोई भाजपा का रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति ये नहीं बोल रहा कि महंगाई को हम कम करेंगे। लोगों के आंसू पहुंचने के लिए कोई झूठा आश्वासन देने को तैयार नहीं है। ये कैसा शासन है जब महंगाई, करप्शन, नोटबंदी, अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, भुखमरी, इस पे कोई संवाद करने को तैयार नहीं है। सिर्फ मंदिर, काशी, अयोध्या, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, CAA, NRC, इस तक सीमित रहेगी राजनीति। ये एक पॉलिटिकल एक्टिविटी की जिम्मेदारी है कि मुद्दों पर चर्चा करें, विकास में चर्चा करें, इस देश को आगे संपन्न समृद्ध कैसे बनाएं। चीन घुसा जा रहा है, पाकिस्तान आंख दिखा रहा है, मतलब एक मोर्चा मुझे बता दीजिए जहां पे सिर्फ विज्ञापन को हटा दें और आंकड़ों को, भाषणों को हटा दें, धरातल पर मध्यम वर्ग, छात्र, किसान, कौन व्यक्ति और कौन सी संस्था खुश है। ये मुद्दे पब्लिक के बीच में लेकर जाएंगे। जनता ही इनको बार बार वोट दे रही है, इसलिए ये वाली जो बातें आप कह रही हैं, सब लोग जनता कह रहे हैं। को 100 बार सलाम, आप किसी को मर्जी वोट दो, लेकिन मुद्दे उठाने का अधिकार तो मेरे पास है और मेरी जिम्मेदारी है। जब तक राजनीति में हूं मुद्दे उठाते रहेंगे, आप पब्लिक एक्सेप्ट करे मत करे, लेकिन हम मुद्दे में ये तो नहीं उठा रहा हूं कि हमें ये चाहिए, मैं तो पब्लिक से जुड़े मुद्दे उठाना चाहते हैं। अगर पब्लिक उसके बावजूद भी अगर वोट नहीं देती है तो पब्लिक को 100 बार सलाम है। जनता जनार्दन है, उनका जो निर्णय है सबको स्वीकार है। चलिए जनता का निर्णय देखेंगे 2023 में भी अभी तो, और उससे पहले ये 2022 की जो आपने बात की। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए सचिन जी। थैंक यू। सचिन पायलट। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका किशोर जी। और एक भेंट न्यूज़ 18 इंडिया की तरफ से आपके लिए मैं मंच पे बुलाना चाहूंगी मिस्टर करण अभिषेक सिंह को। सर आप मंच पर आए। CEO हिंदी न्यूज क्लस्टर TV 18 न्यूज़ 18 की तरफ से सचिन जी ये भेंट स्वीकार करिएगा और चौपाल की इस उड़ान को बेहतरीन तरीके से लैंड करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।